बाबा काल भैरव के महंत, हमारे साथ चंदौली से आए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय मनोज उपाध्याय जी, आदरणीय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनको आप लोगों ने अभी सुना। आज उस पुण्यात्मा का पुण्यतिथि है जिनके बारे में, जिनका महिमा मंडन हम सब ने यहाँ सुना। उस सत्य को उद्घाटित होते हुए हम सब देख रहे हैं। यहाँ जो सत्य न जाने कितने परतों में छुपा हुआ था या दबा हुआ था, पूज्य महाराज जी ने ऐसे अनेक सूक्ष्म विषय उनसे संबंधित रखे जो हम सब नहीं जानते थे। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और ये प्रश्न किया भी जा रहा है देश भर में कि एकाएक बिल्कुल अचानक सर BN राव के बारे में इतना विमर्श क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पर, गोष्ठियों के माध्यम से। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और पहली बार इस देश में किसी विदेशी आक्रांता की सत्ता स्थापित हुई, और जो दंश उस समय भारत भूमि ने झेला, कमोवेश उस दंश से आज तक हम उबर नहीं पाए हैं। ये भारत की वही चेतना है जिस चेतना ने वेद जैसे ग्रंथ दिए, उपनिषद दिए, गीता मिली हमें इसी भूमि से, योगेश्वर भगवान कृष्ण मिले, राम मिले, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य मिले। जितनी महिमा इस भारत भूमि की गाई जाए वो कम है, क्योंकि पूरे विश्व में माना जाता है, वैज्ञानिक रूप से भी यह सत्य है, भारत का भूखंड जो हिमालय से आकर के मिलता है और दक्षिण से उत्तर की तरफ जो एक चेतना प्रवाहित होती है, जो एक कन्याकुमारी दक्षिण में बैठी हुई है, वो कैलाश की तरफ जब वो चेतना की धारा बहती है तो उस मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से, शक्तिपीठों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर असीमित चेतना का, असीमित ऊर्जा का संचार होता है। और वो ऊर्जा ऐसे ही महापुरुषों को समय समय पर जन्म देती है जो भारत भूमि को सींचते हैं, चाहे वो स्त्री रूप में हो, चाहे पुरुष रूप में हो। और ये एकमात्र भारत की भूमि है जहां साक्षात विष्णु, जहां साक्षात अवतार जन्म लेते हैं। परंतु भारत की इसी वैशिष्ट्यता को, भारत की इसी सामर्थ्य को, इसी शक्ति को कुचलने का, खत्म करने का, भारत की सभ्यता को तलवार के बल पर, छद्म के बल पर, झूठ के बल पर समाप्त कर देने का जो विदेशी आक्रांताओं की साजिश रही है, जिस प्रकार पूरे दुनिया में 45 से अधिक सभ्यताओं का विनाश कर दिया मानवता विरोधी ताकतों ने, उसी प्रकार भारत की भूमि को विनाश करने का जो कुचक्र चला वो आज भी है। लेकिन ये चैतन्य भूमि है, इसलिए समय समय पर एक से एक महापुरुष पैदा होते हैं। उसी क्रम में सर BN राव साहब भी पैदा हुए। और किन परिस्थितियों में हुए जरा देखिए। 1935 में इंडिया एक्ट आता है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसके तहत पूरे भारत का संविधान तय होता है, कैसे भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, वो सारे विषय उसमें शामिल किए जाते हैं। उस समय भी ब्रिटिशर्स का ही राज था, और जिस समय अंतरिम सरकार बनी इस देश में वो ब्रिटिशर्स का ही राज था। नेहरू जी उस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड थे। उनकी जो निष्ठा थी, उनका जो शपथ था, वो अंग्रेजी शासन के लिए था, वो भारत के लिए नहीं था। तो उस समय जो संविधान निर्माण में जो लोग शामिल थे, 339 लोग, कालांतर में बाद में 299 लोग हुए, वो ब्रिटिशर्स के छत्र के अंदर ही, उन्हीं के फ्लैगशिप में भारत के संविधान का निर्माण का कार्य कर रहे थे। और किस तरीके से अंग्रेजों ने उस समय जो जियोपॉलिटिकल, आजकल नया शब्द है, उसको किस तरीके से आंका था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत खराब थी, और आपकी अपनी भूमि से निकाला हुआ धन
जिसके बल पर उनकी जीडीपी और दुनिया में सबसे धनी राष्ट्र के रूप में या साम्राज्य के रूप में उनको जाना जाता था, उनकी दशा बहुत खराब थी और तमाम विद्रोह हो रहे थे। भारत के अंदर भी विद्रोह हो रहे थे, उन्हें पता था कि उनको छोड़ना है। और उस परिस्थिति में वो भारत का संविधान देने की बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इतने ईमानदार रहे होंगे कि भारत के लोगों के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी ऐसी रही होगी कि भारत स्वतंत्र हो जाए और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र बन करके उभरे? वो तो चाहते थे कि कुछ बीज ऐसा बो दिया जाए इस देश के अंदर जो नासूर के रूप में, कैंसर के रूप में पलता रहे, बढ़ता रहे, और उसको खाद पानी बाहर से ब्रिटिशर्स देते रहे। उसी योजना के अंतर्गत उन्होंने, जिन्ना कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं था, एक समय तक वो भारत के बंटवारे के भी पक्ष में नहीं था और मुस्लिम लीग के भी पक्ष में नहीं था, लेकिन उसी जिन्ना को भारत भूमि का सबसे बड़ा शत्रु बना करके खड़ा किया गया और भारत का लगभग 40% हिस्सा, 36-37% के आसपास, सिर्फ 8 करोड़ लोगों के लिए अलग कर दिया गया। आपकी अपनी भूमि, एक शत्रु मिल गया भारत का, उसको खड़ा किया उन लोगों ने। दूसरी तरफ अंबेडकर जी के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रूप में भारत के अंदर भी भारत का समाज कैसे 2 भागों में बंट जाए, उसके लिए एक व्यक्ति निर्माण किया अंग्रेजों ने। उस समय तो दलित शब्द बहुत प्रचलन में नहीं था और बाबा साहब की जो पूरा आंदोलन था या उनका जो पूरा कैंपेन था वो महार जाति के लिए ही था सिर्फ, लेकिन वो भी अपने आप में एक सब्सटेंशियल, बहुत महत्व का और बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला एक विषय था। और सिर्फ 2 वर्ष में 32 डिग्री उनको मिल गई, महज 2 से 3 वर्ष में। ये कैसे संभव हो सकता है? और वहीं बीएन राव साहब, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था, ये बात सही है, इंडिया एक्ट का ही लगभग 70-80% हिस्सा वर्तमान संविधान में शामिल हुआ और उस इंडिया एक्ट को भी, उसकी भी स्क्रूटनाइज करने का काम बीएन राव साहब ने किया था। और उसी संविधान सभा के अंदर जो चुने हुए लोग थे पूरे देश भर में, 1585 लोग अलग अलग विधान परिषदों से चुन करके आने वाले लोग थे, उसमें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी हार गई थी। जो उनकी पार्टी थी, कौन सा फेडरेशन था गुरुजी? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो महज 2 सीट मिली थी। उसमें भी वो जो जिस सीट से जीते थे, जोगिंद्रनाथ मंडल की सीट, जो वो पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। फिर उनको कांग्रेस से जिताया गया और कांग्रेस से जिता करके संविधान सभा में लाया गया और संविधान सभा में अनेक कमेटियां थी। उन कमेटियों की एक स्क्रूटनाइजिंग कमेटी बनी थी, कमेटी फॉर स्क्रूटनाइजिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते एडिटोरियल बोर्ड के स्पोक्स पर्सन बने हुए, जो विभिन्न कमेटियां अपना सुझाव देती थीं, उस सुझाव का प्रस्तुतिकरण संविधान सभा में अंबेडकर जी को देना पड़ता था। लेकिन उस स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद संविधान सभा के किसी भी प्रारूप में वो एक शब्द भी हेर फेर नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से बदल भी नहीं सकते थे, जिसका उदाहरण स्वयं उन्होंने दिया है। वो स्वयं कहते हैं कि इस संविधान में मेरा कुछ भी नहीं चला है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं बनाया गया है, इसमें मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। पूना में जिला न्यायालय के उद्घाटन में वो जाते हैं और कहते हैं मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं इस संविधान को जलाऊंगा, क्योंकि मेरी चली नहीं है। क्योंकि उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने भी एक सेपरेट संविधान दिया था, नेहरू जी ने भी सेपरेट संविधान बनाया था, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना संविधान दिया था। तो उनका संविधान नहीं, उनके संविधान के अनुसार जो प्रारूप था वो इसमें शामिल नहीं किए थे, जिसका साइटेशन वो स्वयं देते हैं, जिसका उदाहरण वो स्वयं देते हैं, कई बार देते हैं। बावजूद उसके स्वतंत्र भारत में अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता बना दिया गया। क्या ये कोई उपन्यास है? क्या ये कोई ऐसी पुस्तक है, जीवनी है जो स्वयं लिख दिया और
कह दिया कि इसके रचयिता यही है। अरे ना जाने कितने लोगों के अथक परिश्रम के बाद 7,000 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट्स आए, सुझाव आए, 2-2.5 हजार के आसपास उसमें शामिल भी किए गए, उसमें सुधार भी किए गए। उसके बाद ये निर्माण होता है और किसी एक व्यक्ति को कैसे श्रेय दिया जा सकता है? उसमें ना जाने कितने लोगों की अपनी योग्यता का उसमें परिचय दिखता है। उसमें राम है, कृष्ण है, हमारे महापुरुष हैं इस देश के, सबको समाहित किया गया है। तो इस देश के सांस्कृतिक महत्व की चीजें जो हैं वो अगर उसमें शामिल हुई हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो सर बेनेगल BN राव साहब को ही जाता है। मुझे लगता है कि भविष्य का निर्माण झूठ की बुनियाद पर यदि होगा तो सामाजिक अंतर संघर्ष बढ़ता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और यही विदेशी ताकतें चाहती हैं। जब कहा जाता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, रामचरितमानस को जलाया जाता है, जब कहा जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ये सब विचार आते कहाँ से हैं? ये उसी सोरोसी मानसिकता से आते हैं, उन्हीं विदेशी आकाओं से आते हैं जिन्हें भारत का शोध मालूम है और जिन्हें पता है कि भारत को कैसे बांट करके रखा जा सकता है, डिवाइड एंड रूल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर भी है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक खेती और पानी पीने योग्य पानी भी प्रकृति की विशिष्टता ने इस भारत भूमि को दी है। भगवान भास्कर की कृपा अगर दुनिया में किसी देश पर है तो वो भारत भूमि पर है। तो इसलिए भारत को सप्रेस करके रखो, तोड़ करके रखो। हमारी जागरूकता होनी चाहिए, हमारी जागरूकता होनी चाहिए विषयों को समझने की। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद भारत को एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार मिली है जो निरंतर ऐसे विषयों को लेकर के चल रही है जिससे भारत को एकीकृत किया जाए। ऐसे तमाम हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हम उन विषयों में सरकार के उन कामों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी अगर हम बात करें तो आज इसी काशी ने काशी तमिल संगमम देखा। जिस तमिल को के बारे में बताया जाता था कि अरे वहां पर तो जाने पर गाली देते हैं, कुछ पूछो तो हिंदी में बताते नहीं हैं, भगा देते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन आज उसी तमिलनाडु के लोग हम लोगों से मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, प्रेम का संबंध है और वहां के लोग यहाँ का संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो अन्नामलाई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के दीपक साई हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं विषयों को लेकर दक्षिण में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है हर समाज को सत्य से अवगत कराने का। लेकिन आज अंबेडकर को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसने कैसे कैसे संगठन खड़ा कर दिए, भीम आर्मी, और रावण कहता क्या है कि हम न्यायालय को झुका देंगे, रौंप देंगे, शासन भी झुकेगा, कार्यपालिका भी झुकेगी। तो इस तरह के आतंकवादी संगठन, इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले लोग जो वित्त पोषित बाहर से हैं और सदन तक पहुंच रहे हैं सिर्फ जनबल के कारण, वोट बैंक के कारण, तो इस वोट बैंक को सुरक्षित रखने की, परिष्कृत रखने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। आप ये मान करके चलिए, चाहे हम जिस जाति से आते हों, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, हम सब सनातनी हैं और इसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और हमें इस बात का भान होना ही चाहिए कि कितनी बड़ी शक्ति भारत को तोड़ने के लिए आज तैयार है। आज अगर हम बिखर गए तो जिस तरह से सिकुड़ते हुए पर्शिया से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, केरल, आज देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू सनातनी अल्पसंख्यक हो गए हैं। 200 से अधिक जिले ऐसे हैं जहां हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहां उनके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो गया है। इसलिए हमारी एकता ही ऐसे विषयों को उजागर करेगी और ऐसे झूठ का कारोबार चलाने वालों को आईना भी दिखाएगी, उन्हें ध्वस्त भी करेगी। आज का दिन सर बेनेगल राव को श्रद्धांजलि देने का दिन सिर्फ नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस भारत की नींव रखी थी, जिस संविधान की नींव रखी थी, जिसके आधार पर आज पूरा भारतवर्ष पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको और मजबूती देने का दिन है, उसको और ताकत देने का दिन है और अपना संपूर्ण समर्पित करने का भारत राष्ट्र के लिए दिन है। मुझे लगता है सर बेनेगल राव को हम सबके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम संविधान के सच्चे स्वरूप को और झूठ
जो फैला हुआ है समाज के अंदर उसको तोड़ें, उसको खंडित करें और समाज के सामने सच को उजागर करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में अपना प्रणाम पुनः निवेदित करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाबा विश्वनाथ के चरणों में इस बार का उद्घोष आप सबसे चाहता हूं कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।